हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करने वाले हैं नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। ये बेसिकली दूसरा लेक्चर है ट्रांसफार्मर सीरीज़ का। इससे पहले मैंने एक जो लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि ट्रांसफार्मर की इन्वेंशन कैसे हुई और कैसे एक फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैग्नेटिक एनर्जी से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जा सकती है। इन्होंने जो फैराडे ने जो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ करा था उससे ट्रांसफार्मर की नींव पड़ी और वहाँ पे हमें प्रिमिटिव ट्रांसफार्मर या कह सकते हैं कि बहुत ही इनिशियल मॉडल जो था ट्रांसफार्मर का वो हमने वहाँ पे देखा था। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग उसी जो पुराना लेक्चर था उसके आगे चलेंगे और जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि सबसे पहला कि कैसे एडिसन के जो पावर सिस्टम था उसमें क्या प्रॉब्लम थी। ठीक, दूसरी बात ट्रांसफार्मर ने कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करा एंड लास्टली बेसिक फंक्शन क्या था ट्रांसफार्मर का इस पूरे सिनारियो में। यानी कि जो एडिसन के जो हमने याद करो हमने डिस्कस करा था, जो टाइमलाइन मैंने बताई थी तो उसके अंदर हमने देखा था, अगर टाइमलाइन की बात करें तो 1878 के अंदर जो था वो एडिसन जो था उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बल्ब की इन्वेंशन कर दी थी। ठीक है, बल्ब, लेकिन बल्ब की इन्वेंशन के बाद उन्होंने सोचा कि बल्ब को कमर्शलाइज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बल्ब का यूज़ उन्होंने अपना 1882, ठीक है, 1882 में उन्होंने अपना पावर सिस्टम सेट करा। ठीक है, डीसी पावर सिस्टम उन्होंने सेटअप करा। ठीक, डीसी पावर सिस्टम उन्होंने अपना सेटअप करा। ठीक है, लेकिन खास बात क्या थी, डीसी पावर सिस्टम जो था उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो उनको देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, बहुत कॉमन सी हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स विद डीसी पावर सिस्टम। ठीक है, कि डीसी पावर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम थी। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते मेरे पास इस तरीके का एक सेटअप है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी जनरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये डीसी जनरेशन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग 4000 वाट पे कर रहे हैं, 4000 वाट पे। ठीक, और ये जो है ये पावर एडिसन के समय की बात कर रहा हूँ, ये पावर हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, टॉवर लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड देन देयर इज़ द होम, या कह सकते हैं सोसाइटी है, सिटी है। ठीक है, यहाँ पे ये होम हो गया और यहाँ पे हम लोग लगा होगा लोड, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक डीसी मोटर चला रहा हूँ, डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर यूज़ कर रहा हूँ, ये लोड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो 4000 वाट जो तुमने डेवलप करी, जरा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ये जो 4000 जो वाट आपने डेवलप करी है, इसके अंदर मान लेते हैं 200 वोल्टेज है और 20 एम्पेयर है। ठीक है, तो P इक्वल टू 200 इंटू 20 इक्वल टू 4000, यानी कि 4000 वाट कुछ इस तरीके से हम लोग को मिल रही है। ठीक है, तो ये जो 200 वोल्ट है और 20 एम्पेयर करंट है। ठीक, अब जो मेजर इशू था वो क्या था उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए करंट की तो देखो 20 एम्पेयर करंट है। ठीक, तो मेजर इशू यानी 20 एम्पेयर एक अच्छा खासा करंट हो गया, अमाउंट का करंट है। तो अगर हम लोग बात करते हैं 20 एम्पेयर करंट की, 20 एम्पेयर करंट, ठीक ठीक 20 एम्पेयर करंट, तो देखो सबसे पहला जो इसके साथ इशू आएगा कि अगर आप करंट की वैल्यू को राइज अप करोगे, करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थिक वायर लेने पड़ेंगे, थिक वायर। रीज़न क्या होता है ये मैं कई बार बताया भी है, जब भी आप मार्केट से वायर खरीदने जाते हो तो वायर जो होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है कितना करंट तुम उसके साथ डील कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे अमाउंट के करंट के लिए, यानी कि मिली एम्पेयर करंट के लिए या फिर बहुत ही स्मॉल एम्पेयर करंट के लिए अगर आप लोगे तो आपको पतले वायर से काम चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप वहीं पे ज़्यादा एम्पेयर करंट लोगे, ठीक है, हाई एम्पेयर करंट, तो उसके लिए आपको थिक वायर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, थिक वायर यूज़ करना पड़े। अब थिक वायर का क्या मतलब हुआ, थिक वायर का मतलब ज़्यादा कॉपर होना चाहिए, यानी कि कॉपर की वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक, ज़्यादा कॉपर, और कॉपर अगर ज़्यादा लोगे तो इससे क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि कॉपर महंगा है। ठीक, कॉपर, एल्युमिनियम, जिसका भी तुम वायर यूज़ कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा एल्युमिनियम यूज़ करोगे, ज़्यादा वायर यूज़ करोगे थिक वायर के लिए, तो उसमें क्या होगा, एल्युमिनियम कॉपर ज़्यादा यूज़ होगा और ज़्यादा यूज़ होगा तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एक पहला तो डिसएडवांटेज था हाई करंट का, वो क्या था, कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए, जो दूसरा जो इलेक्ट्रिकल डिसएडवांटेज था वो क्या था, वो था आपका लॉसेस। ठीक है, लॉसेस, अब लॉसेस कौन से, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओमिक लॉसेस की, ओमिक लॉसेस, ये हमने डीसी मशीन में भी देखे थे। ओमिक लॉसेस क्या होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल इस जो पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके अंदर मान लेते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू जो ट्रांसमिशन है वो इक्वल टू 1 ओम है। ठीक, तो जरा देखो कितना लॉस हो रहा होगा, तो अगर लॉसेस की बात की जाए, जो हीटिंग लॉसेस हो रहे होंगे वो होंगे आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ये तो हो गया हीटिंग लॉसेस, ये हो गई हीटिंग, इतनी हीटिंग हो रही होगी इन वायर की। ठीक है, और पावर लॉस कितना हो रहा होगा, पावर आई स्क्वायर आर का कौन सा होगा, ये ओमिक लॉसेस, ओमिक लॉसेस। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर के ओमिक लॉसेस हो रहे होंगे। ठीक, अब आई स्क्वायर आर से अगर निकालें, अगर आर 1 है तो आई कितना है, तो 20 का होल स्क्वायर इंटू 1, यानी कितना हुआ आपका 400 वॉट,
400 वॉट के लॉसेस हो रहे हैं। सोचो 4000 वॉट का तुम करंट सप्लाई कर रहे हो, मतलब पावर दे रहे हो, और उसमें से 400 वॉट के तो लॉसेस ही निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही तो क्या प्रॉब्लम थी। तो अगर आप हाई करंट के साथ डील करोगे, मेन बात है यहाँ पे हाई करंट 20 एम्पेयर को अगर मैं मान लेता हूँ, ये एक हाई करंट है जो कि है हाई एम्पेयर करंट। अगर तुम हाई एम्पेयर करंट के साथ अगर डील करोगे तो एक तुम्हारे लॉसेस बढ़ जाएंगे, लॉसेस ओमिक लॉसेस, आई स्क्वायर आर लॉसेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा होंगे। लॉसेस बढ़ने से एक चीज़ और नुकसान क्या होता है, लॉसेस बढ़ने से एक जो सेकेंडरी डिसएडवांटेज होता है वो होता है एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है, जो तुम पावर जनरेट करके भेज रहे हो, तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, अब तुम आउटपुट तुम्हें मिल रहा है कितना, जो तुम जनरेट कर रहे हो, यानी कि इनपुट दे रहे हो माइनस का लॉसेस डिवाइड बाई इनपुट। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इनपुट, अब देखो लॉसेस अगर तुम बढ़ाओगे तो डायरेक्टली एफिशिएंसी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। सीधी सी बात है, तुमने 4000 वॉट तुम्हें भेजनी थी, उसमें से 400 वॉट लॉसेस में चली गई, तो बची कितनी, 3600 वॉट ही पावर तुम्हारे पास आगे पहुंचेगी। तो 400 वॉट का जो लॉस हुआ वो क्या करेगा, एफिशिएंसी को तुम्हारी डाउन कर देगा। तो इसकी वजह से एक और जो प्रॉब्लम आ गई थी, जो एडिसन फेस कर रहे थे, कि एक तो उनको थिक वायर यूज़ करने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं पड़ रहा था। ठीक है, दूसरा लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, इकोनॉमिक लॉसेस। यहाँ पे मैंने ये जो 4000 वॉट का एग्जांपल लिया है, 20 एम्पेयर करंट और 200 वोल्ट वोल्टेज, वो जस्ट आपको समझाने के लिए दिया है। एक्चुअल में एडिसन ने क्या दिया था उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उनका क्या सिस्टम था, कितना वोल्टेज था। यहाँ पे मैं केवल आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी, यानी कि जो दूसरी प्रॉब्लम आई, वो थी लॉसेस की। लॉसेस बढ़ने से क्या होगा, एफिशिएंसी जो कि सिस्टम की वो डाउन हो जाएगी। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और थी, अगर आप थिक वायर यूज़ करते हो, ठीक है, तो एक तो कॉपर महंगा है, यानी कि तुम्हें वायर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी किसकी, वायर की, और एक कॉस्ट और बढ़ेगी। ठीक है, वो कौन सी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। यानी कि देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर तुम्हें पतला वायर तुम्हें फोल्ड करवाना है, तो अगर थिन वायर लोगे, तो ये जो तुम टॉवर यूज़ कर रखे हैं, ये वाले टॉवर, ये और ये दो एग्जांपल के लिए, इनको आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक पतला वायर तुम्हें ले जाना है, तुम ईजिली ले जाओगे। लेकिन अगर आप क्या करो, अगर आप इसी वायर को थिक वायर यूज़ करोगे, थिक वायर अगर तुम यूज़ करते हो, ठीक है, बहुत मोटा वायर, ये मैंने करके दिखा दिया, तो आपको ये टॉवर जो होंगे वो थोड़े से चौड़े लेने पड़ेंगे, यानी कि ताकतवर टॉवर लेने पड़ेंगे। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको इतना वायर होल्ड करके रखना है, और इस तरीके से होल्ड करके रखना है कि इनमें कोई खराबी ना आए, कोई सैग ना आए। सैग मतलब इस तरीके के जो लूप आ जाता है, जैसे ये लूप है ना, ये लूप ज़्यादा ना आए। तो इसके लिए आपको ताकतवर टॉवर चाहिए होंगे, और टॉवर अगर तुम उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, ठीक है, टॉवर की अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तो उसके लिए भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया। तो यानी कि अगर आप हाई एम्पीयर करंट के साथ डील करते हो, तो एक तो ना तो वो एक इकोनॉमिकल ऑपरेशन है, और ना ही इफेक्टिव या एफिशिएंट ऑपरेशन है, क्योंकि उसमें लॉसेस बढ़ जाएंगे। ये तो प्रॉब्लम थी हाई एम्पीयर करंट के साथ। ठीक, अगर बात करते हैं हाई वोल्टेज के साथ क्या प्रॉब्लम है, जो कि हमने लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 200 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो मेरी मोटर है, यानी कि एडिसन के टाइम पे जो बल्ब रहे होंगे, उस समय मोटरें और बल्ब थे, तो फॉर एग्जांपल अगर वो डिज़ाइन है, ये वाली जो मोटर है, वो डिज़ाइन है 110 वॉट के लिए। ठीक है, 110 वोल्ट के लिए, सॉरी 110 वोल्ट के लिए। और जो बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब लगा लेते हैं इस टॉवर पे। ठीक है, ये जो बल्ब है ये भी 110 वोल्ट के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप 110 वोल्ट के लिए बना हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप 200 वोल्ट तुम्हारा है, ठीक, तो तुम्हें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 110 वोल्ट में, जो कि एडिसन के टाइम पे, यानी कि जब एडिसन ने अपना पावर सिस्टम सेटअप करा था, तो ये पॉसिबल नहीं था। यानी कि क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, आपको जो जनरेशन कर रहे हो, ठीक, ये स्टेप डाउन वोल्टेज क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो तुम जो वी जनरेट करोगे, वी जनरेट वो कितना होना चाहिए, 110 होना चाहिए, 110 वोल्ट। और 110 वोल्ट अगर तुम जनरेट करोगे या 100, ठीक, तो 200 वोल्ट जो तुम भेज रहे हो उसको तुम्हें और कम करना पड़ेगा। अगर आप जनरेटेड वोल्टेज को कम करोगे, तुम्हें पावर कितनी भेजनी है, 4000 पावर भेजनी है आपको। अगर तुम वोल्टेज को कम कर दोगे, तो करंट देखो फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो वोल्टेज को तुम बहुत ज़्यादा डाउन नहीं कर सकते थे, वरना करंट और बढ़ेगा, लॉसेज और बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये दो प्रॉब्लम जो थी बहुत ज़्यादा थी। अगर करंट की वजह से बात करी जाए, तो हाई करंट के साथ जो प्रॉब्लम थी एडिसन के टाइम पे, कि एक तो लॉसेज ज़्यादा थे, थिक वायर था, इकोनॉमिक ऑपरेशन नहीं था। और हाई वोल्टेज की बात की जाए, तो हाई वोल्टेज के साथ ये प्रॉब्लम थी कि आपके जो बल्ब हैं वो कम वोल्टेज के लिए बने हुए हैं। तो अगर तुम हाई वोल्टेज में जनरेट करके पावर भेज भी दोगे, तो फिर वो जो लोड है, यानी कि जो होम अप्लायंसेस हैं, वो चलेंगे नहीं, क्योंकि इतने हाई वोल्टेज पे वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो थी, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। ठीक, और इसकी वजह से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, यानी कि जो फेलियर का मेन कारण बना, वो क्या बना, कि ये जो डीसी पावर सिस्टम था, डीसी पावर सिस्टम जो था,
ये केवल सप्लाई कर सकता था, ओनली सप्लाई, ठीक, ये केवल कहाँ तक सप्लाई कर सकता था, 1 मील तक, ठीक है, लेस देन 1 माइल, यानी कि 1 माइल से अंदर अंदर ये सप्लाई कर सकता था। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर तुम्हारा यहाँ पे मान लेते हैं जनरेटिंग प्लांट है, यहाँ पे अगर तुम्हारा प्लांट है तो इसके 1 मील के एरिया में, ये मान लेते हैं 1 मील के एरिया के अंदर ही तुम केवल इफेक्टिव पावर सप्लाई कर सकते थे। इसके अगर बाहर जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पावर नहीं आएगी, ठीक। तो अगर ऐसा ऐसा कुछ था, और मान के चलते हैं हमारा इतना बड़ा एरिया है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द हमारी सिटी, अगर ये हम मान लेते हैं सिटी बना लें अपनी, ये हमारी सिटी है, ठीक है, और 1 मील का एरिया फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये हो गया 1 मील का एरिया, ठीक। तो अगर तुम्हें इस पूरी सिटी में, इस पूरी सिटी को यानी कि बरेली को अगर आपको कवर करना है तो एक पावर सिस्टम 1 यहाँ लगाओगे, फिर आपको एक पावर सिस्टम और लगाना पड़ेगा यहाँ पे P2, देन P3, ठीक है, देन P4, ठीक है, ये एरिया हो गए P5। तो ऐसे करके क्या होगा, बहुत सारे तुम्हें P6, P7, P8, P9, P10, P11, सोचो एक सिटी को कवर करने के लिए एडिसन को उस समय बहुत सारे पावर सिस्टम सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जनरेशन अलग अलग लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा हाई करंट, और हाई करंट की होने की वजह से, मेनली हाई करंट होने की वजह से इसकी जो लॉसेज इतने ज़्यादा थे, और जो आपका महंगा इतना था, इसकी वजह से आप इसको एक जनरेटिंग स्टेशन की पावर को ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से एडिसन ने कहा कि इकोनॉमिकल ऑपरेशन तभी हो पाएगा जब हम लोग क्या करें, लेस देन 1 माइल पे ऑपरेट करें, और अगर 1 मील के अंदर ही तुम्हारा पावर सिस्टम इफेक्टेड है तो तुम्हें इस पूरी सिटी को, यानी कि जो पूरी सिटी देख रहे हो, इस पूरी सिटी को कवर करने के लिए तुम्हें मोर देन 1, यानी कह सकते हैं एक से ज़्यादा पावर स्टेशन लगाने पड़ेंगे, और अगर एक से ज़्यादा पावर स्टेशन लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बताया, तो 11 से 12 पावर स्टेशन मुझे इस छोटी सी सिटी को कवर करने में लग जाएंगे। जितनी बड़ी सिटी होगी उतने ज़्यादा पावर स्टेशन। तो इसकी वजह से क्या था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, वो भी इकोनॉमिकल ऑपरेशन नहीं दे पा रहा था, क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर सेट करोगे, सोचो कितना स्पेस चाहिए होगा तुम्हें हर जगह पावर स्टेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, यानी कि सिटी में जितने घर, मतलब जितनी बड़ी सिटी होगी उतने ज़्यादा उसके अंदर पावर स्टेशन होंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से डीसी पावर सिस्टम जो था एडिसन का, वो फेल हो गया, क्योंकि वो 1 माइल से ज़्यादा पावर दे ही नहीं पा रहे थे, इकोनॉमिकल और इफेक्टिव एफिशिएंट पावर, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, तो इसका सॉल्यूशन दिया भाई ट्रांसफार्मर ने। सॉल्यूशन आया कहाँ से, ट्रांसफार्मर एज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हुआ क्या कि भाई फेराडे ने, जैसे कि मैंने पुराने लेक्चर में बताया था, फेराडे ने इस तरीके का सेटअप यूज़ करा, और उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने ट्रांसफार्मर की डिस्कवरी कर दी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर उस समय तक हमारे पास डीसी थी, और ट्रांसफार्मर कोई नहीं जानता था इस चीज़ को। 1830s की बात बता रहा हूँ मैं, ये 1830 की अगर बात करें, जब फेराडे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था। लेकिन क्या हुआ, जब उनके कुछ इंजीनियर्स थे रशिया के एंड अदर, आप देख सकते हो, फैक्ट्स चेक कर सकते हो गूगल पे जाके, ठीक है। मेरा यहाँ काम आपको फैक्ट बताना नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। उन्होंने क्या करा, ये चीज़, ये जो उन्होंने सिस्टम देखा, इन्होंने इसको उठा लिया। उन्होंने कहा, इसके ऊपर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इस तरीके के फेरोमैग्नेटिक कोर है, और आपने उसके ऊपर टर्न्स कर रखे हैं, दिस वन इज द टर्न्स एंड दिस वन इज सेकेंडरी टर्न्स। उन्होंने इसको नाम दिया, बहुत ध्यान से देखना, इसको नाम दिया उन्होंने प्राइमरी टर्न्स, और इसको नाम दिया सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी जब उन्होंने इस कोर को टेस्ट करा, ठीक। उन्होंने ये देखा कि अगर इसके अंदर टर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी टर्न्स N2 ले लेते हैं और प्राइमरी टर्न्स को N1 ले लेते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन थी इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की, जब उन्होंने फेराडे का जो एक्सपेरिमेंट था वहाँ से इस सॉफ्ट आयरन कोर को उठाया था, रिंग को उठाया था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देता हूँ V1 और I1 करंट फ्लो कराता हूँ, ठीक है, तो जो आउटपुट में मुझे वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी साइड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, वो मिलेगा V2 और I2। कब, जब इसके अंदर फ्लो होने वाली जो फ्लक्स है, यानी इसके अंदर जो पास होने वाला फ्लक्स है, वो कौन सा होना चाहिए, वेरिएबल, ठीक है। यानी कि वेरिएबल, यही तो फेराडे ने कहा था। फेराडे ने कहा, क्या कहा था कि जब तुम स्विच को ऑन या ऑफ कर रहे थे, पुराने लेक्चर मैंने बताया था कि जब आप स्विच को ऑन ऑफ कर रहे थे तो उसकी वजह से फ्लक्स आ रहा, उसकी वजह से फ्लक्स क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। क्यों, क्योंकि जब तुम ऑन करोगे तो करंट की वैल्यू को तुम 0 से I की तरफ ले जाओगे, जब आप ऑफ करोगे तो करंट की वैल्यू को I से 0 की तरफ ले जाओगे। तो ऐसे केस में ये जो कोर थी, इसके अंदर फ्लो होने वाला जो फ्लक्स था, वो क्या होगा, चेंज होगा, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर 0। तो ऐसे केस में यानी जब भी चेंज करोगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर था, ये क्या कर रहा था, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो यहाँ से निकल के आया कि वेरिएबल फ्लक्स होना बहुत ज़रूरी है।
तो जब इंजीनियर इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइंटिस्ट इनकी फेरोमैग्नेटिक कोर पे फैराडे की, तो उन्होंने देखा कि अगर प्राइमरी टर्न्स N1 है और सेकेंडरी टर्न्स N2 है, तो अगर मैंने सप्लाई करा वेरिएबल वोल्टेज V1 और वेरिएबल करंट I1, ठीक, ये क्या है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल करंट है, ठीक है, और यहाँ सेकेंडरी में मुझे क्या मिला वेरिएबल, ये दोनों क्या है ये भी वेरिएबल है, ठीक, और ये क्या है ये भी वेरिएबल हैं, ध्यान रखना दोनों चीज़ें वेरिएबल। तो जब वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल करंट V1 और I1 दिया तो एक वेरिएबल फ्लक्स बना, और इस वेरिएबल फ्लक्स से क्या हुआ सेकेंडरी में वेरिएबल वोल्टेज V2 और वेरिएबल करंट I2 आ गया, ठीक है। अब खास बात जो ध्यान देने वाली थी इन सब चीज़ों के बाद उन्होंने क्या कहा कि इनके बीच में एक रिलेशन देखा उन्होंने, ठीक, उन्होंने क्या रिलेशन देखा कि जो V2 आ रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था N2 के, ठीक, और जो I2 आ रहा था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था N2 के, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि जो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा यानी कि सेकेंडरी साइड वोल्टेज 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 ऑफ वोल्टेज एंड करंट जो होगा ऑफ सेकेंडरी साइड ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी टर्न्स, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने निकाला। ये जो देखो यहाँ पे मैंने बताया ना इसी चीज़ को उन्होंने स्टेटमेंट में दिया। उन्होंने कहा कि जो वोल्टेज और करंट जो हमें सेकेंडरी साइड पे मिल रहा है, ठीक है, जो भी वोल्टेज और करंट तुम्हें दूसरी साइड पे यानी कि जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है जहाँ पे कॉइलिंग बनी है उस पर जो भी वोल्टेज करंट मिलेगा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल करंट वो डिपेंड करेगा कि तुमने सेकेंडरी में कितने टर्न्स रखे हुए हैं, यानी कि देखो यहाँ पे N2 समझ में आ रहा है। और खास बात क्या थी कि वोल्टेज जो था वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था N2 के और करंट जो आ रहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से एक उन्होंने फॉर्मूला बनाया और फॉर्मूला क्या दिया कि जो N2/N1 है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा सॉरी इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला ये होगा कि जो वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी पे डिवाइड बाई V1, ठीक है, मतलब V2 और V1 का जो रेशियो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, वो इक्वल होगा किसके N2/N1 के, यानी कि टर्न्स रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा, रेशियो जो तुमने टर्न्स लिए हैं उनके रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, रेशियो के डिफरेंस के, ठीक। और जो करंट होगा यानी कि I1/I2 वो इक्वल होगा N2/N1 के, ठीक है। तो यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब जो वोल्टेज का रेशियो है, वोल्टेज का जो रेशियो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है टर्न्स के रेशियो के, समझ में आ रहा है। ये क्या है टर्न्स का रेशियो है, ये वोल्टेज का रेशियो है, तो जो वोल्टेज का रेशियो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा टर्न्स के रेशियो के, ठीक है। ये बात एक तो उन्होंने बताई। दूसरा यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन से उन्होंने चीज़ निकाली कि जो करंट का रेशियो है, करंट का जो रेशियो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई टर्न्स रेशियो, समझ में आ रहा है। यानी कि देखो क्योंकि मैंने V2/V1 लिया है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I2/I1 इक्वल टू 1/N2/N1, I2/I1 इक्वल टू 1/N2/N1, ठीक है। तो देखो ये बात इन्होंने कह दी है, समझ में आ रहा है। तो जो करंट का रेशियो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टर्न्स रेशियो के, और जो वोल्टेज का रेशियो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा टर्न्स रेशियो के। अगर टर्न्स रेशियो क्या है, टर्न्स रेशियो वो क्या है N2/N1 अगर मैंने लिया हुआ है, समझ में आ रही होगी बात। तो ये उन्होंने एक ट्रांसफार्मर जो था उसके ऊपर जब उन्होंने वर्क करा तो उन्होंने इस तरीके से उसके जो आउटकम निकाला वो उन्होंने इस तरीके से मेंशन कर दिया, ठीक, जो उन्होंने सीखा। अब देखते हैं कि कैसे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल से हम ये काम कर सकते हैं। अब देखो ट्रांसफार्मर के आने से क्या हो गया, अगर हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं एसी सिस्टम में, ठीक है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एसी सिस्टम क्यों ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एसी सिस्टम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये एक वेरिएबल वोल्टेज प्लस वेरिएबल करंट देता है, वेरिएबल करंट, और यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इसीलिए एक बात और यहाँ से निकाली गई कि ट्रांसफार्मर कब वर्क करेंगे, ट्रांसफार्मर वर्क करेंगे एसी के अंदर, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में ही ट्रांसफार्मर वर्क करेगा, डीसी में वर्क नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने की, उन्होंने कहा क्योंकि तुम्हें ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल करंट चाहिए, तो ये एक फीचर केवल एसी के अंदर अवेलेबल है। डीसी के अंदर कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट होती है, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करा, ये चीज़ इन्होंने बताई। तो ट्रांसफार्मर जो था सबसे खास बात निकल के आई, ये एसी सिस्टम में ही काम करेगा। और दूसरी बात क्यों एसी सिस्टम क्यों काम करेगा, क्योंकि एसी के अंदर ताकत है वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल करंट देने की। और जब आप वेरिएबल करंट दोगे तो इससे क्या होगा, वेरिएबल फ्लक्स बनेगा। और ये फ्लक्स, वेरिएबल फ्लक्स क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से
V2 और I2 को जन्म देगा। समझ में आ रहा है? तो V2 I2 कहाँ से जन्म मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, और वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है वेरिएबल फ्लक्स से। समझ में आ रहा है? ये सारा कॉन्सेप्ट था। तो यानी कि अगर हम लोग डीसी सिस्टम तो हमारा फेल हो गया। अब बात करते हैं एसी सिस्टम की। तो देखो एसी सिस्टम, अब सेम मैं एक एसी सिस्टम बनाया मैंने, उसको भी हमें 4000 वॉट पे पावर, 4000 वॉट पावर भेजनी है। ठीक है, सेम है, 200 वोल्ट उसके अंदर सप्लाई है और 20 एम्पीयर करंट जा रहा है। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ है तो इसके अगर आगे पावर भेजोगे तो यहाँ पे आप लगा दो ट्रांसफॉर्मर। ठीक, ओके, ये हो गई ट्रांसमिशन लाइन और ये हो गया घर या लोड कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी मोटर है जिसको तुम्हें 110 से चलाना है या 100 से कह लेते हैं, 100 से चलाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक बल्ब है जो कि आपको 100 से चलाना है। ठीक है, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं एक ट्रांसफार्मर और। ठीक, ये दो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहला देखो ट्रांसफार्मर ने क्या करा, ट्रांसफार्मर मैंने अभी तुम्हें बताया था कि वोल्टेज टर्न्स के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो हमने क्या करा, यहाँ तक कितना सप्लाई पहुंची, 200 वोल्ट आई और 20 एम्पीयर करंट आई। लेकिन अब देखो, क्योंकि अभी हमने डीसी के अंदर देखा था, जब हमने डीसी डिस्कस कर रहे थे कि 20 एम्पीयर करंट हमने माना कि बहुत हाई है और इसकी वजह से लॉसेज जो थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस करंट को डाउन कर देंगे और वोल्टेज को बढ़ा देंगे। ठीक, तो देखो जब आप अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये अगर है N1 और ये है N2, ठीक, तो अगर मान लेते हैं N2 टर्न्स हम लोग क्या करते हैं 10 ले लेते हैं और N1 ले लेते हैं 1, यानी कि 1:10 में अगर तुमने टर्न्स ले लिए तो देखो वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ पे 1:10 के हिसाब से। तो देखो V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। ठीक, तो टर्न्स रेशियो कितना है, 10 का है, तो V2 कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा V1 से। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, V2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ जो तुम्हें वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे इस पे, तो V2 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक, 2000 2000 वोल्ट। ठीक, क्लियर हो गया, 10 टाइम्स हो गया, 200 का 10 गुना कितना होगा, 2000 वोल्ट हो गया। अच्छा, करंट के बारे में मैंने क्या देखा था कि करंट का जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, उसको भी देख लो। तो हमने करंट के बारे में क्या जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ कि भाई I2 डिवाइड बाई I1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई N2 बाई N1। ठीक है, और N2 बाई N1 कितना है, 10 के रेशियो में, तो 1 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, यानी कि 10 गुना कम हो जाएगा, यानी कि 1/10 हो जाएगा। तो अगर करंट यहाँ पे 20 एम्पेयर है तो 1/10 करोगे तो कितना आ जाएगा करंट, तो करंट आ जाएगा I2 इक्वल टू 2 एम्पेयर। देखो कितना बड़ा एडवांटेज है, आपने क्या करा, ट्रांसमिट करने से पहले आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया, 10 गुना कर दिया, और करंट को 10 गुना कम कर दिया। क्यों, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, जो आपने ट्रांसफार्मर की डिस्कवरी जो हुई थी उसके अंदर जो एनालिसिस करी थी, जो ऑब्जर्व करा था, उसका इस्तेमाल करते हुए। ठीक, तो ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को हमने स्टेप अप कर दिया है, 2000 वोल्ट कर दिया है, और करंट को स्टेप डाउन कह सकते हैं इसे, तो 2 एम्पेयर कर दिया, 10 गुना कम कर दिया। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब ऐसे में जब करंट की वैल्यू कम है, आई की वैल्यू कम है, तो देखो यहाँ से जो लॉसेस होंगे, लॉसेस वो कितने होंगे, 4 इंटू 1, सेम 1 ओम का वायर है, 1 ओम के वायर का जो ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो अब देखो पावर लॉस कितने होंगे, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, यानी केवल 4 वॉट का लॉस हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसे। यानी कि देखो अब ट्रांसफार्मर की मदद से मात्र 4 वॉट के लॉसेज हो रहे हैं, जो कि उसमें कितने हो रहे थे, 400 वॉट हो रहे थे, याद है, डीसी में 400 वॉट हो रहे थे, डीसी में 400 वॉट हो रहे थे, यहाँ 4 वॉट हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब अगर बात कर ली जाए कॉपर की, तो कॉपर भी कम लगेगा, क्योंकि अब क्या 1 एम्पीयर करंट है, तो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक ट्रांसमिशन है। क्योंकि क्या हो रहा है, अब पतला सा वायर जा रहा है, क्योंकि उसे केवल 2 एम्पीयर करंट ले जाना है, तो 2 एम्पीयर करंट के लिए जो वायर लोगे उसमें कॉपर कम लगेगा, कॉपर कम लगेगा, प्लस जो स्ट्रक्चर होंगे उसके अंदर वो हल्का जब वायर ले जाएंगे तो उनको तुम्हें इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो उस वायर को कैरी कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में भी पैसा बचेगा, तो यानी कि इकोनॉमिक ऑपरेशन तुम्हें मिल पाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक ऑपरेशन मिलेगा। नेक्स्ट, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी हाई वोल्टेज से, अब भाई 2000 वोल्ट है, तुम्हारे घर की जो मोटर है वो तो 100 वोल्ट पे है, और 100 वोल्ट का बल्ब है, तो वो कैसे चलाओगे, तो यहाँ हमने एक ट्रांसफार्मर और लगा दिया। अब की जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे वो जस्ट इसका उल्टा लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात ये, क्लियर। तो अब यहाँ जो तुमने ट्रांसफार्मर लिया था 1:10 लिया था, तुम्हें यहाँ कितना चाहिए, 100 वोल्ट चाहिए, तो आपकी ले लो आप 20:1 का ले लो ट्रांसफार्मर। ठीक है, 20:1 का ले लोगे। ठीक, अगर आप 20:1 का लोगे तो आपका यहाँ पे देखो क्या दिक्कत, इसको क्या सॉल्व हो जाएगा मैटर, उसको देखते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो आपने देखो क्या करा, 20:1 का अगर ट्रांसफार्मर ले लिया तो 20:1 का अगर लोगे तो अब जरा देखते हैं क्या होगा। ठीक, इसको देखते हैं।
तो ये को यहाँ तक तुम्हारे पास जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, 2000 वोल्ट की आ रही है और 2 एम्पेयर आ रही है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया, घर में जो तुम्हारे मोटर यूज़ हो रही है इसके अंदर, ठीक है, वो जो मोटर यूज़ कर रहा है वो है 100 वोल्ट की, 100 वाट की, सॉरी 100 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होने वाली, और जो बल्ब लगाया है वो भी तुम्हारा 100 वोल्ट का है, ठीक है। तो 100 वोल्ट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या ट्रांसफार्मर ने सॉल्यूशन क्या बताया, ट्रांसफार्मर आप यूज़ कर लो 20:1 का ले लो, ठीक। अब जरा देखते हैं यहाँ पे कितना करंट और कितना वोल्टेज आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ के लिए तो देखो V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल टू N2 कितना है, 1 डिवाइड बाई 20, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, V2 इक्वल टू 1/20 गुना, मतलब 1/20 हो जाएगा V1 के। V1 कितना आ रहा था, 2000 आ रहा था, तो 2000 डिवाइड बाई 20, ठीक है, सॉल्व कर लो, 100 आ जाएगा, ठीक, 100 वोल्ट। तो देखो हमें जो डिजायर्ड था वो मिल गया, 100 वोल्ट मिल गया, ठीक है, एक काम हो गया, यानी कि बल्ब और मोटर दोनों चल जाएंगी। प्लस आपको करंट कितना मिलेगा, तो करंट जो होगा वो कितना होता है, I2/I1 इक्वल टू 1/N2/N1, यानी कितना हुआ 20। यानी कि अब जो करंट मिलेगा तुम्हें वो कितना मिलेगा, 20 गुना मिलेगा प्राइमरी करंट के, ठीक है। और यानी कितना हो गया, 40 एम्पेयर करंट। तो यहाँ तुम्हें करंट कितनी मिलेगी, 40 एम्पेयर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे करंट बढ़ भी रही है तो घरों के पास जाके, यानी कि जब आप लोड तक पहुंचो केवल आपने तब करंट बनाई, तो करंट जो बढ़ाई आपने, कब बढ़ाई आपने, जब आप किस पोर्शन में पहुंच गए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए, यानी कि यहाँ पे। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन थी, ये तो आपने पतले वायर से काम निकाल लिया ना। तो देखो करंट की वैल्यू हाई कहाँ होगी, यहाँ पे हाई होगी और यहाँ पे हाई होगी, लेकिन जो बीच वाली लाइन है, यानी कि जब आपको डिस्टेंस कवर करना था, जब आपको कॉपर चाहिए था, तब वहाँ पे कम कॉपर से और हल्के स्ट्रक्चर बना के काम चल गया, ठीक। तो यानी कि करंट की वैल्यू रास्ते में हमें कम चाहिए, वहाँ पे हमें कोई लोड तो लगाया नहीं है, हमें लोड कहाँ लगाया है, घर पे लगाया हुआ है। तो घर पे जाके अगर आप ज़्यादा कॉपर यूज़ हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे आपको खर्चा नहीं करना है, वो जो जो कॉपर का जो खर्चा होगा वो घर वाले देंगे, यानी कि कंज्यूमर देगा, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ट्रांसफार्मर ने देखो पूरी सिस्टम बदल के रख दिया। यानी कि अगर बात की जाए ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में देखो लॉसेस भी कम करे ट्रांसफार्मर की मदद से हमने, यानी कि जो प्रॉब्लम थी, दो मेजर प्रॉब्लम थी जो एडिसन के पावर सिस्टम में थी। पहली प्रॉब्लम कि उसके अंदर वोल्टेज ज़्यादा हो रहे थे, सॉरी हाई वोल्टेज जो था वो, आगे हम अगर हाई वोल्टेज पे जनरेट करते हैं तो लोड नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हम स्टेप डाउन नहीं कर सकते थे, वोल्टेज कम नहीं कर सकते थे। तो इसका सॉल्यूशन भी दिया ट्रांसफार्मर ने कि आप स्टेप डाउन कर सकते हो वोल्टेज को। दूसरी प्रॉब्लम कि करंट इतना ज़्यादा था डीसी सिस्टम में और उसको हम लोग कम नहीं कर सकते थे, ट्रांसफार्मर ने उसको भी कम करके दिखाया। और करंट हाई होने की जो प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, प्लस जो तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन है उसके स्ट्रक्चर जो थे उसको आपको हैवी बनाना पड़ रहा था, प्लस जो कॉपर यूज़ कर रहे थे वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ता। तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी वो ट्रांसफार्मर ने सॉल्व कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी ट्रांसफार्मर ने किस तरीके से पूरा सिस्टम को बदल के रख दिया, ठीक है। एक चीज़ और बड़ी खास ऑब्जर्व जो की गई कि अगर ट्रांसफार्मर में आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे ट्रांसफार्मर में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो देखो इस पर्टिकुलर पोर्शन की अगर बात की जाए, इस वाले पोर्शन की, यहाँ पे तुमने कितनी बनाई, 200 इंटू 20 एम्पेयर, यानी कि 4000 वॉट पावर बनाई, ठीक है। और आउटपुट में कितना मिल रहा है, आउटपुट में तुम्हें मिल रहा है, यहाँ पे देख लो, आउटपुट में तुम्हें कितना मिल रहा है, 100 इंटू 40, ठीक है। समझ में आ रही बात ये, कहने का मतलब है अगर हम लोग लॉसेस को इग्नोर कर देते हैं इन दैट केस, ठीक है, तो एपरेंट पावर की अगर बात कर रहे हैं, तो एपरेंट पावर तुम्हें कितनी मिल रही है, यहाँ पे लगभग 4000 ही मिल रही है, ठीक। तो यानी कि अगर हम लोग बात करिए ट्रांसफार्मर के जो एंट्री की बात करी जाए, अगर ट्रांसफार्मर की एंट्री की बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर की खास बात ये होती है कि जितनी पावर यहाँ से दोगे पी इनपुट, ठीक है, उतनी ही तुम्हें पी आउटपुट मिलेगी, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर के लॉसेस को निगलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, निगलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक, नेग्लिजिबल ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात ये। एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करी जाए, तो रास्ते में जो रेजिस्टेंस मैंने यूज़ किया था उसके अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वी ड्रॉप। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना 2000 वोल्ट, ये 2000 नहीं आएगा, बल्कि अगर मान लेते हैं हमारा 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया, 10 वोल्टेज का ड्रॉप हो गया समथिंग का, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा, जैसे 2 एम्पेयर करंट है और रास्ते में रेजिस्टेंस कितना था, 1 ओम था, 1 ओम। तो कितना ड्रॉप हो जाएगा, 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट आई आर। तो ये जो तुम्हें 2000 वोल्ट दिख रहा है ये नहीं मिलेगा, बल्कि 1998 वोल्ट यहाँ तक पहुँचेगा। समझ में आ रही बात है, 1998 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो वो मैंने इसलिए उसको नेग्लिजिबल है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप, इसलिए इसको यहाँ पे शो नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये माना है कि यहाँ पे हमने जो वोल्टेज 2000 बनाया था, ट्रांसमिट होने के बाद भी 2000 वोल्टेज पहुँचेगा। रास्ते में कुछ ड्रॉप जरूर होगा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो IR 2 एम्पेयर इंटू 1, यानी कुछ वोल्टेज ड्रॉप जरूर होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। ये मैंने क्योंकि एग्जांपल लिया है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इग्नोर कर दी हैं आपको समझाने के लिए। तो मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, कि अगर बात की जाए ट्रांसफार्मर को, अगर लॉसेस को आप निकाल दो, तो पावर इनपुट जो दे रहे हो एपरेंट पावर, क्योंकि हम एसी की बात कर रहे हैं,
एसी की। डीसी में क्या होता है, एपरेंट एक्टिव सब कुछ बराबर होता है, लेकिन अगर आप एसी की बात कर रहे हो तो वहाँ पे एपरेंट पावर होती है प्लस एक्टिव पावर होती है। एक्टिव पावर थोड़ा सा डिफर हो, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर जल्दी बनाने वाला हूँ एक्टिव और रिएक्टिव और एपरेंट पावर के ऊपर, वो देख के आपको समझ में आ जाएगा। खैर जो खास बात थी यहाँ पे, जितना तुम वोल्टेज और करंट, एपरेंट पावर जो होती है वो V इंटू आई होती है, ठीक है। तो देखो एपरेंट पावर यानी कि इनपुट की जो एपरेंट पावर है, अगर हम बात करें इस ट्रांसफार्मर की, देखो ये वाला पर्टिकुलर, इस वाले केस की अगर बात करी जाए, यानी कि ट्रांसफार्मर 1, तो देखो ट्रांसफार्मर जो 1 था वो जो 1:10 के रेशियो में था, उसमें देखो आने वाला वोल्टेज कितना था, 200 वोल्ट, और करंट कितना था आपका, करंट आपका था 20 एम्पेयर करंट, ठीक। और आउटपुट कितना निकल रहा था, 2000 वोल्ट और 2 एम्पेयर करंट, ठीक। जरा देखो एपरेंट पावर क्या होती है, एपरेंट पावर एस से डिनोट करते हैं, वो होती है तुम्हारी V इंटू आई। तो देखो V इंटू आई कितना हुआ यहाँ पे, 4000, ठीक है। और यहाँ पे जरा देखो V इंटू आई कितना हुआ, 4000। समझ में आ रहा है। तो देखो क्या हुआ, खास बात क्या देखने वाली है कि जितनी एपरेंट पावर तुम इनपुट दोगे उतनी ही एपरेंट पावर तुम्हारी आउटपुट में निकलेगी, ठीक। इसीलिए जब आप क्या करते हो, टर्न्स रेशियो बढ़ाते हो, यानी कि 1:10 ले रहे हो, तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है और करंट डिक्रीज हो जाता है सेम रेशियो में, ठीक। और अगर आप क्या करो, वोल्टेज को कम करोगे, स्टेप डाउन करोगे और करंट को बढ़ाओगे, सॉरी करंट जो होगा उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, ठीक। तो यानी कि जो काम की बात है कि अगर आप टर्न्स को N2 को इंक्रीज करते हो N1 से, तो इसकी वजह से क्या होगा, V2 तो राइज अप हो जाएगा V1 से, लेकिन I2 जो है वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा I1 से सेम प्रपोर्शन में। ये दोनों के दोनों का प्रपोर्शन क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि V2 बाई V1 का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा I1 बाई I2 के रेशियो का। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, हम एपरेंट पावर जितनी दोगे ट्रांसफार्मर से उतनी निकलेगी, ठीक है। इसकी हम लोग एनालॉगी भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांसफार्मर एक्शन की एनालॉगी समझो, तो अगर तुम्हारे पास एक पाइप है और उस पाइप का जो उसके अंदर से जो पानी निकल के गिर रहा है बाहर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर अगर आपने हाफ इसे कवर कर लिया, हाफ अगर अपने इससे कवर कर लिया, तो पाइप पाइप क्या करेगा, पाइप के से निकलने वाला जो पानी है उसकी रेंज बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्पीड एरिया इंटू वेलोसिटी जो होता है A1 इंटू V1, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं A2 इंटू V2 के। ये आपने पढ़ा होगा पाइप में, यानी कि ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एरिया इंटू वेलोसिटी, अगर एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी कम करोगे तो एरिया एरिया कम करो, एरिया बढ़ाओगे तो वेलोसिटी डाउन हो जाएगी। तुमने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप पाइप लेते हो और पाइप से पानी डालते हो, तो अगर आप पाइप का एरिया जो है उसको अगर कम कर देते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। हाथ लगा के क्या करते हो, यही तो करते हो। जब आप हाफ पाइप को कवर कर लेते हो तो उसके एरिया आपने क्या करा, कम कर दिया निकलने वाला, ऐसे में वेलोसिटी बढ़ गई। और वहीं पे अगर आपने क्या करा, एरिया उसको बढ़ा दिया तो वेलोसिटी कम, यानी कि अगर आपने उंगली हटा ली पाइप के ऊपर से, तो ऐसे में क्या होगा, एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी कम हो जाती है। ये चीज़ें हम लोग करते हैं। सेम ऐसा ही ट्रांसफार्मर की एनालॉगी, लेकिन ठीक है ट्रांसफार्मर की एनालॉगी भी सेम है कि उसमें एरिया की जगह, यानी अगर ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो एरिया की जगह आ जाए करंट, और जो वेलोसिटी है उसकी जगह आ जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज और करंट। तो करंट को एरिया की जगह करंट ले आओ, और वोल्टेज जगह सॉरी वेलोसिटी जगह वोल्टेज ले आओ, तो क्या निकल के आएगा, I1 V1 इक्वल टू I2 V2। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो पाइप में थी, पाइप के पानी में क्या, कि जितना पानी तुम पाइप के अंदर डालोगे उतना ही पानी तो निकलेगा। तो वैसे ही क्या होगा, जितनी एपरेंट पावर ट्रांसफार्मर के अंदर दोगे उतनी ही एपरेंट पावर ट्रांसफार्मर से बाहर निकलेगी। देखो, तो जितना आपने पावर दी एपरेंट पावर, उतनी ट्रांसफार्मर से बाहर निकली। 4000 दी थी, 4000 आ गई। डिफरेंस क्या आया कि इसके वोल्टेज और करंट का जो मल्टीपल है इनमें चेंज आ गया ट्रांसफार्मर के रेशियो को चेंज करने से, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। तो जैसे आप पाइप के पानी को कंट्रोल कर सकते हो और वेलोसिटी को, पाइप के पानी की वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हो एरिया चेंज करके, उसी तरीके से आप करंट को कंट्रोल कर सकते हो वोल्टेज को चेंज करके विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है। तो ये था ट्रांसफार्मर के फीचर, ट्रांसफार्मर की डिस्कवरी, और ये जो नीड थी कैसे ट्रांसफार्मर ने इस पूरे मुद्दे को सॉल्व करा, जो डीसी जो एडिसन ने प्रॉब्लम एडिसन के टाइम पे आई थी एडिसन के पावर सिस्टम में, ये मैंने इस लेक्चर में क्लियर कर दिया। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नाउ अब चलते हैं कि आंसर्स के ऊपर, जो कि मैंने पुराने लेक्चर में आप लोग के लिए छोड़े थे, आपको जो सॉल्व करके देने थे। आई होप बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन था कि भाई व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच का इस्तेमाल क्या था जो डीसी फैराडे ने यूज करा था। तो देखो फैराडे ने जो स्विच यूज करा था वो मैंने उसमें लेक्चर में बताया था कि बेसिकली डीसी कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी बनाने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फैराडे को नहीं पता था कि इतना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आगे चल के जब आप पढ़ोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम सीखोगे चॉपर होते हैं, एक चॉपर,
जो लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ ली उन्हें पता होगा। चॉपर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये उड़ने वाला चॉपर नहीं है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डीसी को वेरिएबल डीसी यानी कि जो स्टेप डाउन स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर एसी के साथ करता है, सेम ये काम चॉपर करते हैं डीसी वोल्टेज के साथ, डीसी के साथ, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो डीसी, लेकिन चॉपर के अंदर खास बात क्या थी, चॉपर के अंदर भी स्विच इस्तेमाल किए जाते हैं, स्विच ऑन ऑफ करके। तो यही ऑन ऑफ करके हम स्विच का हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं। सेम काम फैराडे ने करा, मतलब उन्हें पता नहीं था ऐसा वो कर रहे हैं, लेकिन सेम काम स्विच की मदद से आप कर सकते हो। तो जब आपने स्विच जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करा था, उसकी मदद से ही वेरिएबल कांस्टेंट डीसी वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट हुई थी। क्योंकि जब तुमने स्विच को ऑन करा था तो जो करंट था वो कहाँ से हुआ था, 0 से आई की तरफ बन गया था, ठीक है। और जब तुमने इसे ऑफ करा स्विच को, तो करंट आई से 0 की तरफ गया। तो इस पीरियड में, यानी कि जब 0 से आई पहुंचा और आई से 0, ये दोनों टाइम पीरियड में क्या हुआ, फ्लक्स चेंज रहा होगा, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स हुआ, चेंज इन फ्लक्स। और जब फ्लक्स चेंज हुआ, इसी की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो पाया और हमें V2 और I2 मिला, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ। अगर स्विच नहीं लेते, कांस्टेंट बैटरी लगा देते, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता। ये मैंने पुराने लेक्चर में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया हाउ इट इज पॉसिबल ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी बिटवीन टू नॉन टचिंग कॉइल। ये तो आंसर सिंपल ही है कि भाई हमने पुराने लेक्चर में देखा था कि क्यों हो पाई, तो उसका आंसर था वाया म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जो तुमने ये इस तरीके का रिंग यूज करा था, ठीक है, यहाँ पे एक कॉइल थी, ठीक है। अब यहाँ आप क्या कर रहे हो, इनपुट में तुमने क्या था, क्या दिया, वेरिएबल डीसी दी, वेरिएबल डीसी, ठीक। वेरिएबल डीसी कहाँ से दी, अभी पिछला आंसर देखा था स्विच के इस्तेमाल से। जब आप वेरिएबल डीसी दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल फ्लक्स आएगा, वेरिएबल फ्लक्स। और ये वेरिएबल फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्या दे देगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वेरिएबल, वेरिएबल मैग्नेटिक एनर्जी, देन देयर कम्स द वेरिएबल इलेक्ट्रिक एनर्जी अगेन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वाई फैराडे यूज गैल्वेनोमीटर इंस्टेड ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर। तो देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर ही क्यों इस्तेमाल करा गया। तो इसके लिए आपको, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हो तो तुम्हें ये पता होगा। अगर हम बात करें एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर की, तो एमीटर वोल्ट मीटर की जो खास बात होती है, ये जो हैं ये आपके होते हैं जो आपको मैग्नीट्यूड बताते हैं। ये आपको क्या निकाल के देते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये जो होता है, ये क्या करता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये इंडिकेटिंग कह सकते हो या फिर डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट में काउंट होते हैं, डिफ्लेक्टिंग। ये आपने इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा होगा। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है, इसकी खास बात ये होती है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। जबकि जो एमीटर वोल्ट मीटर होते हैं, इनकी जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी वो क्या होती है, लो होती है। तो क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई थी, और जब आप फैराडे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, उसके अंदर बस उन्हें ये देखना था, उन्हें कैलकुलेट नहीं करना था कि कितना करंट फ्लो करा है, कितना वोल्टेज फ्लो करा। फैराडे केवल ये चीज़ कंफर्म करना चाहते थे कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक एनर्जी को बना सकती है। और उसके लिए वो बस ये बताना चाहते थे कि डिफ्लेक्शन होने का मतलब था कि भाई करंट है, उन्हें इससे नहीं मतलब था कि कितना करंट है, ठीक है। तो समझ में आ रहे, तो वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं करना चाहते थे, वो केवल डिफ्लेक्ट या फिर इंडिकेट करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने जो गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करा, गैल्वेनोमीटर क्योंकि इतना हाईली सेंसिटिव था, और फैराडे को नहीं पता था कि भाई फैराडे ने इसलिए गैल्वेनोमीटर और लिया क्योंकि हो सकता है जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके अंदर बहुत माइन्यूट मिली एम्पेयर करंट फ्लो करे। अब मिली एम्पेयर की करंट है और आपको मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, तो आपके लिए आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो। तो जो सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा हाई किसकी होती है, गैल्वेनोमीटर की, इसलिए उन्होंने इसको प्रेफर करा, ठीक। आई होप जी समझ में आ गई होगी उन्होंने क्यों प्रेफर करा। यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन क्लियर कर दिए। अब इस लेक्चर के 3 क्वेश्चन जो आपको अगले लेक्चर तक सॉल्व करने हैं, वो जरा देख लेते हैं। तो क्या आप आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि डीसी पावर सिस्टम जो एडिसन ने बनाया था, उन्होंने फैराडे के ट्रांसफार्मर को क्यों नहीं यूज़ करा। एडिसन ने जब डीसी पावर सिस्टम बनाया तो ट्रांसफार्मर तो लगभग पिक्चर में आ गया था 1880 के आसपास, लेकिन फिर भी एडिसन ने उसका फैराडे का ट्रांसफार्मर था उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा। दूसरा क्वेश्चन, डीसी ट्रांसमिशन जो है हैवी स्ट्रक्चर क्यों चाहता है। बड़ा, ये मैंने वैसे बता दिया है, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी वाई डीसी ट्रांसमिशन रिक्वायर्स हैवी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। यानी जब आप तुम ट्रांसमिट करोगे पावर को, तब तुम्हें हैवी स्ट्रक्चर क्यों चाहिए होंगे। एडिसन के टाइम की बात कर रहे हैं हम, आज के करंट के टाइम की नहीं,
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर फेल क्यों हो गए थे हाई रेटिंग की पावर बनाने में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपका डीसी जनरेटर से लिंक करता हुआ है। ये वाला जो है, जिन्होंने डीसी मशीन के मेरे लेक्चर देखे हैं वो इसका आंसर ईजिली बता सकते हैं डीसी मशीन्स के। ठीक है, तो डीसी जनरेटर क्यों फेल हो गया था? हाई रेटिंग पावर जब आप जनरेट करते हो तो क्या दिक्कतें आती हैं डीसी जनरेटर में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग की पावर नहीं बना पाते हो। तो अगर आपने क्वेश्चन आपको आ गए हैं, समझ में आ गया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो भी लिख सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और एक वर्ड में अगर बता सकते हो या एक लाइन में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे को अच्छा लगेगा कि आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ पे इन्हें मेंशन करा। और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और इस लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग वहाँ डिटेल में सॉल्व करेंगे और देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।